नमस्कार, मैं अपराजिता और आप देख रहे हैं GNTV न्यूज। आज हमारे साथ हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के नारायण नर्सिंग कॉलेज से वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता शर्मा मैम। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे नारायण नर्सिंग कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता शर्मा से, जो कि हमें ये बताएंगे कि नर्सिंग के क्या क्या उपयोग और उसके क्या क्या स्कोप होते हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ GNTV के सब ऑर्गेनाइजर्स को, जिन्होंने मुझे इतना कैपेबल समझा कि मैं यहाँ पे आके कुछ बोल सकूँ। और अगर हम बात करेंगे नर्सिंग की, तो आप सब जानते हैं कि नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, हेल्थ केयर प्रोफेशन है, जिसके बिना जो हेल्थ केयर है वो हैंडीकैप्ड है। सारी सर्विसेज जो डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं वो सारी अगर नर्सेज एग्जीक्यूट करेंगे, तभी ही हम पेशेंट को कोलैबोरेटिवली एक हेल्थ केयर टीम मेंबर्स की तरह काम कर पाएंगे और नर्सिंग केयर दे पाएंगे। पहले टाइम में क्या होता था कि नर्सिंग जो था एक क्यूरेटिव प्रोफेशन था, सिर्फ हमें क्यूरेटिव सर्विसेज देनी होती थी। बट जैसे जैसे टाइम के साथ अपडेट होते हैं स्किल्स और डिमांड सोसाइटी की चेंज होती है, तो अब सिर्फ क्यूरेटिव के साथ साथ हमें प्रिवेंटिव सर्विसेज भी देनी है, प्रमोटिव सर्विसेज भी देनी है और क्यूरेटिव सर्विसेज भी देनी है। तो नर्सिंग एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, जिसकी नींव के ऊपर हमारे पूरे पेशेंट केयर डिपेंडेंट है। मैम, नर्सिंग के क्या क्या स्कोप होते हैं? देखिए, जैसे कि पहले टाइम में ऐसे होता था कि नर्सिंग प्रोफेशन हम इसलिए नहीं चूज़ करते थे क्योंकि ये सिर्फ नर्सेज हैं जो हॉस्पिटल में काम करेंगी और पेशेंट को केयर देंगी। बट मैं सब ऑडियंस को ये बताना चाहती हूँ कि नर्सिंग प्रोफेशन अब सिर्फ लिमिटेड नहीं है टू दी हॉस्पिटल, बट नर्सिंग में बहुत ज़्यादा और भी फील्ड्स जुड़ चुके हैं, जिसमें आता है नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, क्लिनिकल नर्सिंग एंड नर्सिंग रिसर्च। तो ये जो 4 ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं, इनमें नर्सिंग जो है ये डिवाइडेड है। और आजकल एक्सटेंडेड और एक्सपेंडेड रोल है नर्स का। आप लोगों ने सुना होगा स्कूल हेल्थ नर्सेज होती हैं जो स्कूल में स्टूडेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखती हैं। ऑक्यूपेशनल नर्सेज हैं जो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में नर्सेज को अपॉइंट किया जाता है डिफरेंट एरियाज़ में, लोकेशंस में, और वहाँ पे वो केयर प्रोवाइड करती हैं। देन आजकल हमारे पास होम केयर नर्सिंग भी उपलब्ध है, जिसमें जो पेशेंट हॉस्पिटल में सर्विसेज लेते हैं उनके लिए तो क्लिनिकल हेल्थ नर्स है, और जो पेशेंट्स को हमने होम केयर सेटिंग में केयर देनी है, हो सकता है वो क्रिटिकल पेशेंट्स हों या टर्मिनली इल पेशेंट्स हों, या जो पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हॉस्पिटल के लिए, तो उसके लिए होम केयर नर्सिंग भी एक ऑप्शन है। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं जब हम नर्सिंग प्रोफेशन की बात करें। और हमारे पास जो स्कोप है वो ना सिर्फ इंडिया में, बट हमारे पास फॉरेन में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। इंडिया में तो स्कोप है कि गवर्नमेंट जॉब्स भी कर सकते हैं एज पब्लिक हेल्थ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, देन और गवर्नमेंट में भी हम जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट में हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स हो सकती है। एंड अगर हम बात करें इंटरनेशनल सिनेरियो की, फॉरेन प्लेसमेंट के लिए भी इंडियन नर्सेस को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। क्यों? क्योंकि इंडियन नर्सिंग काउंसिल है जो हमें रेगुलेट करती है, और उसका जो कोर्स करिकुलम है वो इतना अच्छा बना हुआ है कि उसके हिसाब से जो फॉरेन प्लेसमेंट है, फॉरेन के जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, इवन कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, बहुत सारी नर्सेज जो इंडिया में पढ़ती हैं, तो वहाँ पे जाके वो कोर्स अपना अपने डिफरेंट टेस्ट देते हैं, एंट्रेंस वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। जब वो वहाँ जाके एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, तब उनको वहाँ पे एज रजिस्टर्ड नर्स का एक डेजिग्नेशन मिल जाता है, और वो बहुत अच्छा वहाँ पे काम करती हैं। तो इंडिया में भी बहुत स्कोप है नर्सिंग का, और फॉरेन कंट्रीज़ में भी बहुत स्कोप है। ओके मैम, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा जो कोई भी क्षेत्र है आज के दौर में, वो रिसर्च के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। तो नर्सिंग में रिसर्च की क्या भूमिका है, और पहले के दौर से लेकर अब के दौर में उसमें क्या क्या बदलाव आ चुके हैं? अगर हम रिसर्च की बात करें, पहले टाइम में रिसर्च पे इतना फोकस नहीं होता था।
बट आज के दिन में अगर हम बात करें तो हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर ग्रुप ऑफ कॉलेज, हर एक इंस्टीट्यूट की एक रिक्वायरमेंट है। जब हम कहीं जॉब के लिए भी जाते हैं तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि आपने कितने रिसर्चेस किए, कितने रिसर्च आर्टिकल्स आपके पब्लिश्ड हैं डिफरेंट डिफरेंट जर्नल्स में। तो इसकी रिसर्च की इम्पॉर्टेंस ये है कि जब भी हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं, कोई भी क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं, उस एविडेंस को जब हम प्रैक्टिस में लेके आते हैं उसको हम बोलते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन नर्सिंग टर्मिनोलॉजी। तो नर्सिंग जो है वो कम्प्लीटली एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस को आजकल फॉलो कर रहा है। जो भी रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं उनको हम अपने एक्चुअल प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक अच्छी बॉडी ऑफ रिसर्च नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे कंज्यूमर्स हैं, दैट कंज्यूमर्स आर द पेशेंट्स। तो पेशेंट्स में हम ट्रायल एंड एरर नहीं कर सकते। इसके लिए जो बहुत सारी जब रिसर्चेस होती हैं, उनके सिस्टमैटिक रिव्यूज़ होते हैं, मेटा एनालिसिस होते हैं, जो भी रिसर्च की फाइंडिंग्स होती हैं उसी बेसिस पे हम प्रैक्टिस में अपग्रेडेशन करते हैं कि कैसे हम पेशेंट को बेटर क्वालिटी ऑफ केयर दे सकते हैं और उनकी रिकवरी को क्विकन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैविंग रिसर्च। ओके मैम, थैंक यू। एंड मैम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हमारा जो नर्सिंग है, नर्सिंग में आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से अपना योगदान दे रहा है और वो कैसे कार्य कर रहा है? अगर हम बात करें नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स की, अभी 2021 में हमारे इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, उसने अभी बीएससी नर्सिंग के करिकुलम में रिवीजन की है। तो उस रिवीजन में पहले हमें कंप्यूटर पढ़ना होता था, बट नाउ दे हैव चेंज्ड द सब्जेक्ट टू नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स। सो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे कि बाकी फील्ड्स जो हैं वो कंप्यूटर के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं, ऐसे नर्सेस को भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूजेज पूरा का पूरा आना चाहिए। क्योंकि आजकल हॉस्पिटल्स में अगर हम बात करें, सभी जगह डिजिटलाइजेशन है और हर जगह हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं। वो सारे सॉफ्टवेयर्स की नर्सेस को नॉलेज होनी चाहिए। उन सॉफ्टवेयर्स के यूज़ से क्या होता है कि एक तो हमारा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जो काम हम कर रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा मैन पावर नहीं चाहिए है और टाइम कम लगता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो उससे अगर हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बीइंग नर्सेस हमें इंफॉर्मेशन है, तभी हम अपने आप को खुद को अपडेट कर सकते हैं। तो इसलिए इंफॉर्मेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। इन टीचिंग भी जो मैं अभी सिनेरियो आपको बता रही थी वो क्लिनिकल नर्सिंग का था, बट अगर हम बात करें एजुकेशन में भी आपको पता है ऑडियो विजुअल एड्स का कितना यूजेज है। अगर हम टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होंगे, हम स्टूडेंट्स को कैसे वी कैन यूज़ डिफरेंट इनोवेटिव मेथड्स टू टीच स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन हैव देयर एक्सटेंडेड लर्निंग। ठीक है, तो एजुकेशन में भी उसका रोल है एंड रिसर्च में भी। अगर हम टेक्नोलॉजी हमें पता है, हमें पता होना चाहिए कि किन जर्नल्स हमने पब्लिकेशन करनी है। देन जर्नल पब्लिकेशन के साथ साथ क्या क्या डाटाबेसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। पहले बहुत सारी बुक्स हमें ख़रीदनी पड़ती थी, आजकल वी हैव ई लाइब्रेरीज। तो ई लाइब्रेरी का एक्सेस क्या होना चाहिए, हमारे पास डिफरेंट डाटाबेसेस हैं जिसमें हम अपने जर्नल्स को देख सकते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स को रिव्यू कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के साथ हमें नर्सेस को भी अपडेट रहना चाहिए। मैम, एक्चुअली हम ये जानना चाहते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि नर्सिंग जो है, नर्सिंग में एक आता है प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडीज, इसके क्या महत्व होते हैं, कैसे कार्य करती है? तो देखिए, कोई भी प्रोफेशन है वो प्रोफेशन किसी ना किसी रेगुलेटरी बॉडी के अंडर आता है। तो बहुत सारे हमारे इंडिया में कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो रेगुलेटरी बॉडीज़ की परमिशन नहीं लेते हैं, बट लकीली हमारे नारायण नर्सिंग कॉलेज जो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में है, हमारी जो अफिलिएशन है वो बिहार सरकार से भी है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से भी है।
बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल से भी है। तो ये जो तीनों हैं ये रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जिनके डायरेक्शंस के अंडर हम अपने नर्सिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करते हैं। क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन क्राइटेरिया हमारे स्टूडेंट्स का होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई ऐसा कॉलेज और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हो जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से एक्रेडिटेड है, तो आपको फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और कल को जब आपके स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट होती है तो ये देखा जाता है कि क्या वो कॉलेज आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड था इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, क्या उसके पास बीएनआरसी की परमिशन थी रजिस्ट्रेशन का। एंड मोर ओवर जैसे हम फर्दर आगे आगे अपनी यूनिवर्सिटी को, अपने इंस्टीट्यूट को नेक्स्ट प्लेटफॉर्म्स पे लेके जाएंगे, तो एनआईआरएफ रैंकिंग में एक्रेडिटेशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और नैक के लिए भी, अगर हम नैक के लिए अप्लाई करते हैं तो जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हमें गाइडलाइंस देती हैं, उन्हीं गाइडलाइंस को नैक भी असेस करता है कि क्या आपका इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी उसको फॉलो कर रहे हैं, तभी हमें नैक में रैंकिंग दी जाएगी। जैसा कि हमने अभी मैम से जाना नर्सिंग के बारे में, उन्होंने बहुत कुछ हमें बताया, तो उससे मैम से अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने कैरियर के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए नारायण नर्सिंग कॉलेज को क्यों चूज करें। जी बिल्कुल, देखो मैं नारायण नर्सिंग कॉलेज में पढ़ा रही हूँ। पिछले 4 साल में मैंने बहुत कुछ चेंजेस, बहुत बदलाव, बहुत अपडेट्स देखे हैं। तो सबसे पहले जैसे कि कोई भी जो शिक्षा संस्थान है उसमें सबसे पहले जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो हमारे नारायण नर्सिंग कॉलेज में जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ है इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने जितने भी लैब्स, जितने भी क्लासरूम्स, लेक्चर थिएटर्स, जो भी रिक्वायरमेंट इंडियन नर्सिंग काउंसिल की हैं, उसके पूरे के पूरे वैसे ही उन्हीं डायरेक्शंस में हमने वो बनाया हुआ है फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरी अगर हम बात करें टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ की, तो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ में हमारे पास जितने भी टीचिंग फैकल्टीज़ हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं और वो सिर्फ बिहार के नहीं हैं, बट वो अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। कम से कम 6-7 स्टेट्स के जो टीचर्स हैं वो हमारे पास हैं, जो डिफरेंट डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, चाहे वो ट्यूटर हों, असिस्टेंट प्रोफेसर हों, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर्स, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को अलग अलग स्टेट्स का एक्सपीरियंस मिले कि कैसे उनको अच्छे से पढ़ाई करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो क्लिनिकल फैसिलिटीज़, जैसे कि हमने इतने सालों में नर्सिंग प्रोफेशन में देखा है कि बहुत सारे नर्सिंग कॉलेजेस जो हैं उनके पास अपना हॉस्पिटल नहीं है। तो अगर हमारा, क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन कम्प्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो हम सिर्फ थ्योरी की नॉलेज ही नहीं दे सकते उनको, हमें उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे 1000 बेडेड नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें एमबीबीएस कोर्स भी चल रहा है, पीजी कोर्सेज चल रहे हैं और हर एक फुल फ्लैश डिपार्टमेंट है जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स की पोस्टिंग करते हैं ताकि वो डिफरेंट तरह के पेशेंट्स को देखें और कल को जब वो जॉब करें तो उनको पता हो कि इस पेशेंट की केयर कैसे की जाएगी। तो ये क्लिनिकल जो एरिया है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे कॉलेज का, जिसके साथ हमारी अटैचमेंट है। देन अगर हम बात करें फुल रेजिडेंशियल की, तो हमारे पास पूरी हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए, और जो स्टूडेंट्स दूसरी स्टेट से हैं या दूर से हैं तो उनको हम पूरी फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट हमारी प्रोवाइड करती हैं, जिसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए उनके पास ग्राउंड्स हैं, उनकी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट होती है, फिज़िकल इंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल फैसिलिटी है, किचन फैसिलिटी है। एंड देन अगर जो भी हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए हमारे पास ऑडिटोरियम है जिसमें हमारी कन्वोकेशन होती हैं, फेयरवेल, फ्रेशर पार्टीज़ होती हैं, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है हर एक इंस्टीट्यूट की। सो एटलीस्ट अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कोई भी किसी को भी अगर कोई क्वेरी है तो वो यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में आके कैंपस विज़िट करके टीचर्स को मिल के वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं और वो एडमिशन के लिए मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें इस जानकारी से रूबरू करवाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऐसे ही खास जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GNTV न्यूज़।